नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट 25 बड़ी खबरों से। मिर्जापुर के विंध्याचल में गंगा नदी के तट पर विंध्य गंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने की पहल। युवती के साथ गांव के युवक ने किया है दुष्कर्म, घटना को लेकर गांव में मचा कोहराम। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला। आज नवरात्रि के छठवें दिन मां कात्यायनी के रूप में हो रही है पूजा। मंदिरों में श्रद्धालुओं की मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें। सहारनपुर में महिलाओं को किया गया सम्मानित। नवदेवी सम्मान योजना के तहत किया गया सम्मानित। 167 महिलाओं को दिए गए प्रशस्ति पत्र। श्रावस्ती में पलटा है रिक्शा, हादसे में चालक हुआ घायल, घायल का बहराइच अस्पताल में इलाज जारी। श्रावस्ती में नहर में नहाते समय 4 लोग डूबे, 2 लोगों को बचा लिया गया, 2 किशोर हुए लापता। स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश जारी। प्रतापगढ़ में प्रेमी जोड़े का लटकता मिला शव, शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। विवाहिता के साथ था युवक का प्रेम प्रसंग। अलीगढ़ में पति ने पत्नी की चाकू से गर्दन काटकर की है निर्मम हत्या। घटना से इलाके में मचा हड़कंप, खाना ना बनाने पर नाराज था पति। इटावा में हुआ संगीत भरी शाम का आयोजन। खाटू श्याम के मधुर भजनों से गूंजा है क्षेत्र, संगीत की धुन पर नाचे हैं हजारों श्रद्धालु। इटावा में चोरों को नहीं रहा है पुलिस का खौफ। सपा विधायक के साथ रह रहे चौधरी के घर में हुई हजारों की चोरी। मौके पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल में शुरू की। बदायूं में पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा, लाठी डंडों और ईंट पत्थर से पीट पीट कर किया घायल। मौके पर पहुंचे परिजन, घायल को लेकर निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अमेठी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और धारदार हथियार। दोनों पक्षों से महिलाएं समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बदायूं में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास दिलाने के नाम पर प्रधान ने लिए हैं 10,000 रुपए। पहली किस्त आने पर दोबारा 10,000 रुपए की कर रहा था प्रधान मांग। पैसे ना देने पर बुजुर्ग दंपत्ति को जमकर पीटा। नहीं थम रही है बाघ के हमले की घटनाएं। लखीमपुर खीरी में तराई क्षेत्र में इंसानों का बाहर निकलना मुश्किल। लगातार बाघ के हमलों से लोगों में बना है दहशत का माहौल। अलीगढ़ में दबंगों का आतंक, गांव जा रहे लोगों के साथ दबंगों ने रास्ता रोककर जमकर की मारपीट। 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल में शुरू। आगरा में पोस्टमार्टम हाउस पर शवों का सौदा। शव देने पर परिजनों से लिए जाते हैं पैसे, शव देने पर पैसे लेते हुए कैमरे में कैद हुआ कर्मचारी। मिर्जापुर के विंध्याचल में गंगा नदी के तट पर विंध्य गंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने इसकी शुरुआत की है। अलीगढ़ में युवती के साथ गांव के युवक ने किया दुष्कर्म। घटना को लेकर गांव में मचा हड़कंप। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला। आज नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी के रूप में पूजा की जाती है। मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी है लंबी लंबी कतारें। महोबा में मारुति वैन में लगी भीषण आग। वैन में गैस रिफिलिंग करते समय हुआ हादसा। अवैध तरीके से की जा रही थी रिफिलिंग। सहारनपुर में महिलाओं को किया गया सम्मानित। नवदेवी सम्मान योजना के तहत किया गया सम्मान। श्रावस्ती में पलटा ई रिक्शा, हादसे में चालक हुआ घायल, घायल का बहराइच अस्पताल में इलाज जारी। श्रावस्ती में नहर में नहाते समय 4 लोग डूबे, 2 लोगों को बचाया गया, 2 किशोर हुए लापता। प्रतापगढ़ में प्रेमी जोड़े का लटकता मिला शव, शव मिलने से इलाके में हड़कंप। विवाहिता के साथ था युवक का प्रेम प्रसंग। बदायूं में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास दिलाने के नाम पर प्रधान ने लिए 10,000 रुपए। पहली किस्त आने पर दोबारा 10,000 रुपए की कर रहा था मांग। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की परमिशन दी है और सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की यह परमिशन दी है। वहीं यूपी सरकार ने कहा कि अगर कोर्ट
इजाजत देता है तो वो 2 दिन के अंदर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि 28 दिसंबर 2022 को ओबीसी आयोग का गठन किया गया था। इस मामले को लेकर 7 मार्च 2023 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी दी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट स्वीकार करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विधि सम्मत तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार समयबद्ध ढंग से नगरीय निकाय चुनाव कराने हेतु प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराने का यह आदेश स्वागत योग्य है। और वे निकाय चुनाव का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को माना है कि चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अब इसको लेकर यूपी के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने कहा सरकार चुनाव कराने को लेकर तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही निकाय कराने के लेकर तैयारी कर रही है। ए के शर्मा ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे नगर निकाय चुनावों को लेते हुए एक अहम फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने नगर निकाय चुनाव में आगे बढ़ने के लिए हमें हरी झंडी दिखाई है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप उनके निर्णय को स्वीकार भी करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे संविधान में, हमारे कानून में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत ओबीसी सहित सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावना के अनुसार, मंशा के अनुसार जो उनके निर्देश हैं, उस प्रकार चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी। तो सर क्या माना जाए उत्तर प्रदेश में कब तक चुनाव हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश में जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगले 2 दिन में उन्होंने कहा है कि आप नोटिफिकेशन जारी करिए और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग की नोटिफिकेशन होंगे। पहले आरक्षण का नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन होगा। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, उनका अपना टाइम टेबल होता है। और इस तरह अब चुनाव होने की प्रक्रिया एक तरह से शुरू हो जाएगी और बहुत ही शीघ्र राज्य में ये चुनाव सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए संपन्न हो जाएंगे। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ट्वीट किया है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए ओबीसी आरक्षण के साथ शीघ्र ही नगरीय निकाय चुनाव कराने का आदेश ये स्वागत योग्य है। बीजेपी सरकार सभी समुदाय वर्ग के अधिकार के संरक्षण और विधि सम्मत ढंग से आरक्षण कर निकाय चुनाव को संपन्न कराने की लेकर संकल्पित है। और वहीं नगर निकाय चुनाव और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। वहीं सपा प्रवक्ता फकरुल चांद ने सरकार पर हमला भी बोला है। निकाय चुनाव के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने पूरे मामले में स्थगन करने के लिए कहा था और अब जब उच्चतम न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो ओबीसी कमीशन गठित किया गया था उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है और उच्चतम न्यायालय ने उसको स्वीकार कर लिया है। अब उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होने के आसार खुल गए हैं। जल्द ही निर्वाचन आयोग इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी करेगा और भारतीय जनता पार्टी अपना विजय का परचम लहराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, भाजपा की सरकार पहले निकाय चुनाव को बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए हुए भेदभाव करके कराना चाहती थी। समाजवादी पार्टी ने जिसका पुरजोर विरोध किया, मामला माननीय उच्च न्यायालय गया, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट गया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया। समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव के लिए तैयार है। इस चुनाव में इस बार दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। आखिरकार मिशन अतीक का टास्क
कंप्लीट हो चुका है। प्रयागराज पुलिस ने अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज का जो रिकॉर्ड है 24 घंटे में कंप्लीट इसको कर लिया है। अतीक को प्रयागराज के नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया गया और अब उसका मेडिकल जेल में ही किया गया है। अतीक अहमद को कल अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। कोर्ट एक अपहरण मामले में आदेश पारित करने वाली है जिसमें अतीक अहमद आरोपी है। कहा गया है कि उमेश पाल का अपहरण किया गया था और उस उमेश पाल ने राजू पाल हत्याकांड में अपना सशपथ बयान दे दिया। उनके अभिवक्तागण हैं, अभिवक्तागण को पेशी के लिए उसके बाद न्यायालय कोई व्यक्तिगत स्थान तो है नहीं, उनके जो अभिवक्तागण हैं वो उपस्थित होंगे। क्या लगता है कि क्या सजा सुनाई जा सकती है? मैं अभी इस तरह निर्णय के बारे में कोई बात करना एकदम से जल्दबाजी होने के साथ साथ उचित और संगत नहीं है, क्योंकि वो अभी न्यायाधीश महोदय द्वारा जब सुनाया जाएगा तभी बताया जा सकता है। और लखनऊ में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने आज कौशल विकास मिशन से प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों को नियुक्ति पत्र ये बांटे हैं। साथ ही असीम अरुण ने दिव्यांग पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को व्हीलचेयर, ई रिक्शा और स्कूटी भी बांटी है। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक देश की विपरीत परिस्थितियों से बचाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसलिए केंद्र और प्रदेश सरकार सैनिकों और उनके आश्रितों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। जिस प्रकार पूर्व सैनिक कल्याण निगम प्रगति कर रहा है, आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। अगले 25 वर्ष को प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा नाम दिया है, अमृतकाल। अमृतकाल हम ही लोग परिभाषित करेंगे, वो अमृत कैसे निकलेगा ये हम ही लोग तय करेंगे। और जो आने वाले समय की चुनौतियां भी हैं और अवसर भी हैं, जिस प्रकार तेजी से औद्योगिकीकरण उत्तर प्रदेश का हो रहा है, होने वाला है, आपकी मांग, आपकी डिमांड इसमें बहुत ज़्यादा होगी। और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा निगम उन चुनौतियों से भी निपटेगा, उन अवसरों का भी फायदा उठाएगा और जिस उच्च मानक के साथ, उच्च आदर्श के साथ निगम की स्थापना की गई थी उसको हम लोग पूरा करेंगे, बल्कि उससे और आगे बढ़ेंगे। ऐसी मैं कामना भी करता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ। मुझे अपनी इस यात्रा में आपने शामिल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और पुनः आपने बुलाया, कार्यक्रम में बैठाया, मैं अपने घर में हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा मौका फिर देते रहेंगे घर आने का। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और वहीं कर्नाटक में मायावती ने चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है। मायावती ने ट्वीट करते हुए बताया है कि कर्नाटक में बसपा अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि बसपा ने 60% उम्मीदवारों के नामों पर यह मोहर लगा दी है और अब आगे इसमें देखना होगा कि बसपा अपनी उम्मीदवारों पर, अपनी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती है। और वहीं चारबाग स्टेशन के हजारों यात्रियों की भारी ट्रैफिक वाली सड़कों को पार करने में जान का खतरा अक्सर यह बना रहता है और इस समस्या के निदान के लिए 2011 में लाटूश रोड मोड़ से लेकर स्टेशन रोड के ऊपर फुटओवर ब्रिज ये बनाया गया था, लेकिन बीते 12 सालों से लोग पुल की 40 सीढ़ियों पर ही चढ़ने की बजाय रोड पर लगी बैरिकेडिंग के इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं और इससे हर साल सैकड़ों लोग सड़क हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए फुटओवर ब्रिज के तीनों एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर लिफ्ट लगाने के निर्देश अब दिए गए हैं। चारबाग स्टेशन को शहर से जोड़ने के लिए एक पुल जो है 2011 में जो बना था वो बदहाली के कगार पे है। हालत क्या, 40 सीढ़ियां चढ़ने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं और इसके यात्री जिनको सड़क पार करनी होती है तो पुल के बजाय वो सीधे रोड पार करते हैं और लगातार जो है पुल पर जो है आने जाने वालों की संख्या घटती जा रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए और लोग अपनी जान दांव पे लगाते हैं, जिनको स्टेशन आना होता है वो अपना पुल पे जो है चढ़ने के बजाय सीधे जो है नीचे सड़क पर के, और जबकि सड़क पर आवागमन बहुत तेज़ रहता है। इसको लेकर के एलडीए के वीसी डॉक्टर दिवाकर त्रिपाठी ने परसों जो है निरीक्षण किया था और उन्होंने फिर उसके बाद बैठक करके निर्णय किया कि इस पुल को जो है लिफ्ट से जोड़ा जाए। एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट पर लिफ्ट लगाई जाएंगी और जो पुल की जर्जर हालत है उसको भी ठीक किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी उन्होंने राइट्स एजेंसी को दी है और उम्मीद की जाए राइट्स जल्द से जल्द जो है पुल का ऑडिट करके और इसमें क्या क्या काम होने हैं, जो पुल की रेलिंग खराब हो चुकी है, तमाम जगह पे पुल की चद्दर जो है टूट चुकी है, उसको ठीक करेगा और राइट्स की रिपोर्ट के बाद एलडीए को पुल को दुरुस्त कराएगा। उससे उम्मीद है कि लोग सड़क सुरक्षा का भी पालन करेंगे और लिफ्ट के चक्कर में लोग पुल पे होकर जाएंगे, ना कि मेन सड़क से गुजरेंगे।
उम्मीद की जा रही है कि यह काम अगले वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगा। कैमरामैन आशीष के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला फिलहाल यह थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 13 मार्च को कोर्ट से फैसला आने के बाद अब अभ्यर्थी सहमत नहीं हैं, लगातार धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं। इस दौरान ओबीसी और दलित वर्ग के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया, जिसके बाद अभ्यर्थियों के 5 लोगों के डेलीगेशन को मंत्री संदीप सिंह ने बातचीत करने के लिए आवास के अंदर बुलाया और करीब आधे घंटे तक बातचीत ये चली है। और वहां से बाहर निकलने के बाद अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा मंत्री संदीप ने उनसे 20 दिनों का टाइम मांगा है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी किसी मंत्री का आवास घेरते हैं, तो आज भी ये आप देखेंगे तस्वीरों में ये सब लोग शिक्षा मंत्री के घर पर धरना देने पहुंचे थे, क्योंकि 13 मार्च को कोर्ट का आदेश आया। उसके बाद से लगातार इनकी मांग थी कि जो लिस्ट रिवाइज कराई जानी है उसको जल्द से जल्द रिवाइज किया जाए। लेकिन 3 महीने का जो समय दिया है कोर्ट ने, उसमें अभी तक किसी का कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर आज फिर एक बार ये सब अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के घर पहुंचे थे और अपनी मांग रखी थी। फिलहाल 5 लोगों के डेलीगेशन मंत्री से मिलकर भी आया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 20 दिन के अंदर इस पूरी लिस्ट को रिवाइज किया जाएगा, यानी कि सरकार ने जो वादे किए हैं या जो कोर्ट में हलफनामा लगाया उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देखेंगे कि ये सभी लोग आज एक बार फिर बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे थे। पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी इनको मंत्री आवास से हटाने की। अभी इसके बाद से लगातार इनको यहाँ पर गाड़ियों से बैठाकर अम्बेडकर उद्यान यानी कि जो धरना स्थल है वहाँ भेजा जा रहा है। लेकिन अभ्यर्थियों को कहना है कि अब 20 दिन तक फिर इंतजार करेंगे, जिस तरह से आश्वासन दिया गया उसके बाद नई रणनीति पर फिर काम होगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ फखर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं रामनगर में 28 मार्च से 30 मार्च तक G20 समिट की तैयारियां चल रही हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कालिका मार्ग स्थित कालिका माताजी मंदिर वो पहुंचे हैं और सीएम धामी ने पूजा अर्चना कर समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की है। और वहीं चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक की है, जिसमें सभी अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दिए गए आगामी यात्रा में किसी भी तरह की परेशानी यात्रियों को ना हो। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि चारधाम यात्रा की तैयारियां हमने बहुत पहले से शुरू कर दी थी। आज भी अधिकारियों की ओर से सभी विभागों के साथ यह बैठक की गई है। महापंचायत में लोगों को जो सोच है, जो उनकी मांग है, उसी के अनुरूप यह यात्रा की जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर हमारी सभी तैयारियां ऑलमोस्ट इस बार बहुत पहले ही हमने शुरू कर दी है। जो चारधाम की तैयारियां हमारी अंत में आकर होती थी, वो इस बार हमने जनवरी माह से और मैं कहूँ तो नवंबर माह से ही, जैसे ही कपाट बंद हुए थे उसके तुरंत बाद ही हमने करना प्रारंभ कर दिया था। और आज भी इसको लेकर सभी विभागों के लिए, मुख्य रूप से पर्यटन विभाग और अन्य विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए आज प्रातःकाल भी हमने बैठक करी है। और जो महापंचायत के लोगों की शंका है या जो भी उनका जो सोच है, उसी सोच के अनुरूप हम लोग यात्रा को संचालित करेंगे। और महापंचायत के लोगों के जो उनकी मांग है या जो चाहते हैं वह भी, और दूसरा यात्रा भी सुव्यवस्थित हो, सुचारू रूप से हो, किसी आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। अत्यधिक जो दबाव होता है उस दबाव को भी ठीक प्रकार से नियंत्रित करना है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए काम करना है। और वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों तक फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं बताई है। लेकिन 29 और 30 और 31 तारीख की अगर बात की जाए तो इन 2-3 दिनों में प्रदेश में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश और बर्फबारी के साथ ओलावृष्टि भी पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि पिछले दिनों प्रदेश में बारिश की कमी जरूर देखी गई थी, लेकिन आने वाले दिनों में प्रदेश में अच्छी खासी बारिश का यह अनुमान है। मौसम साफ ही है, करीब जो आप देख ही रहे हैं, आज भी धूप निकली है। और तो 27-28 को ये है कि आफ्टरनून में थोड़े बहुत डेवलपमेंट, अब जैसे तापमान आप देख ही रहे हैं कि जो है धीरे धीरे ज़्यादा है और हायर टेम्परेचर होने से जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है उसमें थोड़ा शाम के टाइम आप देखेंगे तो डेवलपमेंट हो जाते हैं। तो हल्की फुल्की बारिश पहाड़ों में मैं कहूँगा आज भी है और कल भी अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में बोलूँगा एका दुका जगहों में मिलेगी कोई, लेकिन कोई विशेष नहीं है। थोड़ी देर के लिए कहीं आधा घंटा 15 मिनट ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादातर आप ये कह सकते हैं मौसम जो है साफ है। अभी 3 दिन की अगर बात करें 27, 28 और 29 तारीख में, लेकिन जब आप 30 तारीख में जाएंगे तो जो एक्टिविटी वो थोड़ा बढ़ेगी। तो 30 की शाम रात से जो है
आप देखेंगे कि प्रदेश में जो है खासकर गढ़वाल रीजन है या अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनमें या इसी तरह प्लेन्स वाले भी डिस्ट्रिक्ट है, तो उनमें भी शाम रात से जो है एक्टिविटी वो मिलेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि 30 तारीख से फिर से मौसम में जो है जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा, और हल्की मध्यम तक की जो बारिश है, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, वो आपको 30 शाम रात से खासकर वो देखने को मिल जाएगी। 31 में जो एक्टिविटी वो थोड़ी और बढ़ेगी, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक में जो है हल्की से मध्यम तक की जो है जो बारिश है वो देखने को मिलेगी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी। तो ये 2 दिन जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसमें आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो लाइटनिंग है या बिजली कड़कना, बिजली गिरना या इसी तरह जो है ओलावृष्टि है, तो उसकी भी ये अच्छी संभावना खासकर 31 को, और 30 में भी ये संभावना थोड़ी कम है, लेकिन होंगी वो भी एकाध जगहों में। तो 30 और 31 में 2 दिन मौसम में फिर से बदलाव है, और 1 को भी जब जाएंगे तो एक्टिविटी 1 तक चलने वाली है। 1 की शाम तक जो करीब 1 तारीख अप्रैल में वहाँ तक ये एक्टिविटी चलने वाली है। तो उसके बाद फिर 2-3 दिन राहत है, लेकिन 5-6 में मैं फिर बोलूँगा कि एक सिस्टम फिर से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।